हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू ग्राउंड क्लासेज। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर। हमारे मन में कई बार ऐसे सवाल उठते हैं कि जब हम एक फ़ैन को इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, एक करंट दौड़ती हुई इलेक्ट्रिक फ़ैन के पास गई। इलेक्ट्रिक फ़ैन के अंदर कुछ तो ऐसा होगा जिसके कारण फ़ैन घूमना शुरू कर देती है। समझो इस चीज़ को कि मैंने जो दिया वो करंट दिया, जो कि मुझे दिख भी नहीं रहा है, वो वायर के अंदर बस फ्लो कर रही है, पर उस करंट की मदद से फ़ैन घूमने लगा। एक प्रकार की एनर्जी का कन्वर्जन हमें देखने को मिलता है। मैंने जो दी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, पर फैन मोशन में हो गया। और कोई भी मशीन अगर वो मोशन में हो जाती है तो हम कहते हैं कि वो एक मैकेनिकल एनर्जी में है। तो हमने ये तो पढ़ा था कि हाँ, एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर सकती है, पर हमने कभी ये नहीं जाना था कि वो ट्रांसफॉर्म करेगी कैसे, वो कौन सा साइंस है, कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू हम ये समझ पाएंगे कि हाँ, एनर्जी इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है। हमें आज क्या जानना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। हमें इसके पीछे का साइंस को जानना है। हम आज किसके बारे में बात करेंगे? हम आज बात करने वाले हैं ऐसे ही डिवाइस की जिसे हम इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। अगर आप क्यूरियस हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि अगर खेतों में जो मोटर का इस्तेमाल होती है, जो पानी को खींचती है, सिंचाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, या फिर कभी आप देखे होंगे कि मोटर लगा हुआ होता है घर में और वो क्या करती है, पानी को ऊपर तक पहुंचाती है, टंकी में पहुंचाती है, टंकी तक पहुंचाती है, तो वहाँ पर भी हम इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर कई जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। जो आम इसका उदाहरण है वो आपका फ़ैन है। फ़ैन का डायना घूमता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर लगा हुआ मोटर घूम रहा होता है। और इस मोटर को हम क्या दे रहे हैं? इस मोटर को हम करंट दे रहे हैं, और उस करंट के कारण ही ऐसा कुछ हो पाया। यहाँ पे कुछ जो डायग्राम्स मैंने बनाए हुए हैं, ये सारे उसके फंक्शन मैंने दिखाने की कोशिश की है डायग्राम के जरिए, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इस क्लास के अंत तक। अभी के लिए समझो व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर। तो आसान भाषा में इसको हम ये कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी डिवाइस है जो करती क्या है, विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कहने का मतलब कोई भी चीज़ जो मोशन में हो, कोई भी चीज़ जो मोशन में हो। हमने 9th में भी पढ़ा था, ठीक है, कि मैकेनिकल एनर्जी है क्या? इट इज़ एक्चुअली सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन में होना। कोई भी मशीन एक प्रकार का मैकेनिकल एनर्जी दर्शाएगी। मैकेनिक्स के बारे में हमें 11th में बहुत ही आराम से पढ़ना है। बहुत ही बड़ा चैप्टर है आपके 11th का। मोस्टली 80 to 90% ये कवर करता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक तरह से एक डेफिनेशन ये बन जाता है इलेक्ट्रिक मोटर का, ये एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। पर कैसे? यही तो सीखना है इस क्लास में कि कैसे ये ऐसा कर पाएगी। उसे सीखने के लिए हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इसमें जो जो भी कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं आखिर वो हैं क्या, ठीक है। अगर आप कंपोनेंट्स नहीं समझ पाओगे तो फंक्शन कैसे समझ पाओगे, राइट। तो कंपोनेंट्स को हम बारी बारी से समझते हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये एक स्ट्रॉन्ग नॉर्थ पोल मैग्नेट है और ये एक स्ट्रॉन्ग साउथ पोल मैग्नेट है। कई बार ऐसा लग रहा होगा कि आपको कि आखिर ये स्ट्रॉन्ग नॉर्थ पोल मैं क्यों बोल रहा हूँ। कोई ऐसा मैग्नेट है क्या जिसमें सिर्फ नॉर्थ पोल होता है? बिल्कुल नहीं। कोई भी ऐसा मैग्नेट नहीं है इस धरती पे जिस पे सिर्फ नॉर्थ पोल। एक मैग्नेट का प्रॉपर्टी है कि अगर नॉर्थ पोल होगी तो एक साउथ पोल हो गई, डाइपोल जरूर क्रिएट करता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बस नॉर्थ पोल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरफ क्या होगी, इस तरफ एक साउथ पोल भी होगी, ठीक है, इस तरफ एक साउथ पोल होगी। उसी तरह से इधर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो नॉर्थ पोल होगा, पर मुझे बस अभी इससे मतलब है। ये स्ट्रॉन्ग नॉर्थ पोल बन गया, ये स्ट्रॉन्ग साउथ पोल बन गया। तो अगर मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, बिल्कुल। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे ट्रेवल करती है? नॉर्थ टू साउथ। तो ये तो होने वाला है यहाँ पे मैग्नेट। तो पहला कंपोनेंट मेरा क्या हो गया? पहले कंपोनेंट की बात करें तो हम क्या करेंगे, हम मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे। अब ये मैग्नेट दो तरह की हो सकती है। यहाँ पे तो परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जो हम इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ रहे हैं 10th में, ये होती है डीसी इलेक्ट्रिक मोटर। ये होती है डीसी इलेक्ट्रिक मोटर और बहुत ही बेसिक सा मोटर है। मान के जो पहली बार डिज़ाइन किया होगा मोटर, जो पहली बार मोटर डिज़ाइन किया होगा, अच्छा, जो फंक्शन कर सके, वो हमारी डीसी इलेक्ट्रिक मोटर थी। और उसमें परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया था। परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया था। ये देखिए परमानेंट मैग्नेट।
पर क्या हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई ऐसे इलेक्ट्रिक मोटर हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही पुरानी तकनीक है, पर कम से कम ये तो सीख लें। जब हम शुरुआत करते हैं तो हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। ये हमारी बेसिक सी डीसी इलेक्ट्रिक मोटर है। पहला कंपोनेंट मैग्नेट है जिसमें हम परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये जो आपको दिख रही है रेक्टेंगुलर ABCD, ये जो रेक्टेंगुलर दिख रही है, दरअसल ये कंडक्टर है। ये एक कंडक्टर है और जिस शेप में बनाया गया है, यहाँ पे कॉइलिंग की जाती है वायर की, और अगर नहीं तो इस खास स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आर्मेचर। दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड आर्मेचर। अब इसके कई नाम हैं। इसी आर्मेचर को हम क्या कह सकते हैं? हम कॉइल भी कह सकते हैं। इसी आर्मेचर को हम कॉइल भी कह सकते हैं। ये जो ABCD आप देख रहे हो ना, ABCD, ये जो है ये शेप, ये आर्मेचर कहलाता है। दैट्स इट, आपको बस यही याद रखना है अभी के लिए। ये क्या है? पावर सप्लाई हमने दे दी है, क्योंकि करंट तो देनी पड़ेगी ना। इलेक्ट्रिक मोटर कैसे घूमेगा? जो मोटर है वो घूमेगा कैसे? इलेक्ट्रिक मोटर कहने का मतलब जो ये आर्मेचर है, जो डायना आपके फैन का घूम रहा है, वो घूमेगा कैसे? करंट तो देनी पड़ेगी। तो ये करंट के लिए पावर सप्लाई यहाँ से हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है? बैटरी ली है, बैटरी, या फिर आप कह सकते हो पावर सप्लाई। ठीक है। अब देखिए, इस बैटरी के दो टर्मिनल भी हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। करंट तो फ्लो होगी। ये क्या है? एक नई सी चीज़ आपको दिख रही होगी। ये क्या है? ये दरअसल स्प्लिटरिंग कहलाता है। ध्यान देना, ये क्या कहलाता है? स्प्लिट रिंग। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे स्प्लिट रिंग। इसे हम कम्यूटेटर भी कहते हैं। इसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर। इससे कई क्वेश्चन भी आते हैं, बोर्ड में भी आ सकते हैं इस पे क्वेश्चन कि आखिर कम्यूटेटर है क्या। ट्रस्ट कीजिए, इसे अगर आप समझ पाते हैं तो इलेक्ट्रिक मोटर का 50% आप आराम से समझ जाते हैं। व्हाट इज़ कम्यूटेटर? तो देखो, स्प्लिट रिंग जो होती है ऐसे स्प्लिट की होती है। अगर ये स्प्लिट नहीं की होती तो ऐसे गोल होता ना, पर यहाँ पे स्प्लिट की हुई होती है। ये स्प्लिट क्यों है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, मैं बताऊँगा इसको। ठीक है, ये है स्प्लिट रिंग। दो सेमी सर्कुलर स्प्लिट्स हैं, एक आपका स्लिप रिंग 1 है, एक आपका स्लिप रिंग 2 है। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि ये रेड स्प्लिट रिंग है, ये ब्लू स्प्लिट रिंग है। ठीक है, रेड एंड ब्लू, दैट्स इट। इसे आप नाम भी दे सकते हैं, जैसे अगर आप इसे S2 कहोगे, स्लिप रिंग 2, देन इसे आपको क्या कहना पड़ेगा? इसे आपको S1 कहना पड़ेगा। ठीक है, S1। अब ये जो काली सी दिख रही है यहाँ पे थिक, ये क्या है? ये दरअसल एक ब्रश है। ये ब्रश है। ये ब्रश होता क्या है? ये ब्रश दरअसल कार्बन का बना होता है। ठीक है, ये कार्बन का बना होता है, बेसिकली कार्बन ग्रेफाइट होता है। ये कंडक्टर है दरअसल। ठीक है, पूरी तरह से नहीं, हम इसे सेमी कंडक्टिंग मटेरियल भी कह सकते हैं। मान के चलो करंट ऐसे आती है तो ये ब्रश से भी कंडक्ट हो सकती है, और ब्रश से कंडक्ट होते हुए स्प्लिट रिंग में भी करंट पहुंचा देगी। ये ब्रश है। ठीक है, जैसे होता है ना, एक साइकिल के रिम के पास ऐसे लगा होता है रिम को साफ करने के लिए, तो उसी तरह का ये ब्रश है। तो कुल मिला के हमने सारे कंपोनेंट को देख लिया है कि ये आखिर है क्या। अब हम इसके वर्किंग पे आते हैं कि ये वर्क कैसे करती है। तो पहला काम क्या है? पहला काम है स्विच को ऑन कर देना, पर यहाँ पर तो स्विच है ही नहीं। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं। ऐसे हमने एक स्विच लगा दिया। ठीक है, एक स्विच हमने लगा दिया। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, एक करंट ट्रैवल करेगी। करंट कैसे ट्रैवल करने वाली है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे। अब देखना, ये जो ब्रश है वो इससे कनेक्टेड है, इस स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड है, तो करंट इसमें भी ट्रैवल करेगी। अगर इसमें करंट ट्रैवल करती है तो देखो, ये जो तार आ रही है ना, जो इस आर्मेचर से लगी हुई है, तो करंट ऐसे भी जाएगी ऐसे करंट। ठीक है, इस तरह से राइट, इस तरह से करंट आने वाली है और ये फिर ऐसे चली जाएगी। आप देख रहे हो, करंट को ट्रैक कर पा रहे हो कि करंट किस तरह से है। जब करंट इसमें चली जा रही होगी तो देखना, यहाँ पे दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी आपको दिख रही है। पहली तो करंट, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी है। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैंने क्या कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है।
कहीं ये नॉर्थ से साउथ की तरफ नहीं जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन? देखो ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल रही है और साउथ की तरफ मर्ज हो रही है। तो मेरे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है। पहली, करंट बोर्ड के अंदर घुसी जा रही है, करंट बोर्ड के अंदर घुसी जा रही है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, नॉर्थ टू साउथ। तो मैंने हमेशा आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी बताया है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी है तो तीसरी वहाँ पे आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या सीखा था, ये देखो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, इसके ऊपर वीडियो भी बनी हुई है, जाके जरूर देख लेना। यहाँ पे कहा गया है कि अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में 90 डिग्री का बना रही है, तो एक फोर्स भी 90 डिग्री पे बनेगा। कहने का मतलब एक धक्का बनेगा, फोर्स बनेगा। तो यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटी तो दिख रही हैं, करंट और मैग्नेटिक फील्ड, तो एक धक्का भी लगेगा। और धक्का किस पे लगेगा? जिसके थ्रू करंट ट्रेवल कर रही है। तो करंट किसके थ्रू ट्रेवल कर रही है? आर्मेचर के थ्रू। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? AB की बात कर रहे हैं। तो इस AB वाले आर्म पे, AB वाले ये जो लाल वाली दिख रही है ना आपको, ये लाल वाली, इस लाल वाले भाग पे एक धक्का लगेगा। वो धक्का किस डायरेक्शन में होगा, इसको निकालने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलो देखते हैं। देखो करंट पीछे की तरफ बोर्ड के अंदर जा रही है। ये मिडिल फिंगर क्या दर्शाता है? करंट को दर्शाता है। मैंने ऐसे कर दिया, ये देखो ये अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, करंट क्या जा रही है? अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड देखो तो नॉर्थ टू साउथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। थंब क्या बतलाएगी? थंब बतलाएगी मोशन को, जो धक्का किस तरफ लगा। तो इस आर्मेचर में धक्का किधर लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। थंब नीचे की तरफ है तो जो धक्का लगने वाला है यहाँ पे वो नीचे की तरफ लगने वाला है, ठीक है। एक चीज हमेशा आप नोट कर लेना कहीं पे कि जो थंब होती है वो करंट, वो फोर्स बतलाती है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और मिडिल फिंगर जो है, मिडिल फिंगर वो क्या बतलाएगी? करंट को। मिडिल फिंगर करंट, ओके। और जो बाकी जो 4 फिंगर है आपका, ये वाला है, ये क्या बतलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, 4 फिंगर, ठीक है। ये हमेशा याद रखना और सभी को क्या रखना है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर रखना है। तो इस आर्म में तो डाउनवर्ड फोर्स देखने को मिला। अब इस आर्म में कैसा देखने को मिलेगा? AD में, है ना, AD में कैसे करंट जा रही है? उस तरफ जा रही है। तो AD में अगर करंट उस तरफ जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? उसी तरफ है। मतलब कि करंट भी उधर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी उधर की तरफ हो। तो ये तो मेरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में है ही नहीं, परपेंडिकुलर होनी चाहिए ना, परपेंडिकुलर तो नहीं है। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि करंट भी उधर जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी उधर जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी उधर जा रही है और करंट भी उधर जा रही है, मतलब कि पैरेलल है, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो यहाँ पे जो धक्का होगा, यहाँ पे कोई धक्का देखने को नहीं मिलेगा, ये 0 हो जाएगा। फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। अब हम आते हैं इस आर्म पे, ये ब्लू वाले आर्म पे। यहाँ पे करंट कैसे आ रही है? तुम्हारी तरफ जा रही है, करंट तुम्हारी तरफ जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ है। तो देखो करंट तुम्हारी तरफ जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ है। तो धक्का किधर की तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। तो ऊपर की तरफ जब धक्का लगेगा तो मैं यहाँ पे कर दूं कि ये आर्म जो होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो आपको समझ में आ ही रहा है कि ये क्या हो गई? ये पैरेलल लाइन हो गई। चाहिए क्या? परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पे करंट ऐसे आ रही है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ऐसे है, तो ये इस तरह से हो गया ना, इस तरह से, तो पैरेलल हो गया ना। कैसा चाहिए था? परपेंडिकुलर होना चाहिए था, परपेंडिकुलर नहीं है। तो मेनली इस आर्म में और इस आर्म में धक्का देखने को मिलेगा। ये आर्म नीचे चली जाएगी, ये आर्म ऊपर चली जाएगी। इससे क्या हमें देखने को मिलता है? एक सेकंड। तो ये देखो, अगर ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर है इस तरह से, तो आर्मेचर में क्या होगा? नीचे ऐसे धक्का लगा, ये ऊपर चली गई। ऐसे मैं दिखलाता हूँ, ये ऐसे नीचे धक्का लगा, इधर ऊपर धक्का लगा, तो ये ऐसे कुछ हो जाएगी, ये इस तरह से हो जाएगी, राइट, ये इस तरह से हो जाएगी। ऐसे धक्का लगा और इधर ऊपर की तरफ ये इस तरह से होने वाली है। देखो जो हमारे दूसरे फिगर में दिख रहा है, ये फिगर में कैसे है? आर्मेचर आफ्टर 1/4 रोटेशन 90 डिग्री पे हो गया, 90 डिग्री पे हुआ ना। ध्यान दीजिएगा, जो ब्रशेज हैं वो इंटैक्ट हैं, ब्रशेज अपनी जगह पे
फिक्स हैं, पर ये स्प्लिटरिंग मूव कर सकती है। ये स्प्लिटरिंग जो है वो मूवेबल है, मूव कर सकती है, क्योंकि ये आर्मेचर के साथ कनेक्टेड है। अगर आर्मेचर धक्का नीचे की तरफ खाता है तो ये वाली स्प्लिटरिंग कैसे चली जाएगी, ऐसे नीचे चली जाएगी, होगा या नहीं। देखो ये स्प्लिटरिंग ऐसे था, अगर धक्का इसके तरफ नीचे लगता है तो ये ऐसे हो जाएगी, ये कुछ इसी तरह से हो गई है। और ये वाला आर्मेचर अगर ऊपर की तरफ धक्का खाता है, ये CD आर्म ऊपर की तरफ, ये ऊपर आ जाएगा, और ये जो स्प्लिटरिंग है ब्लू वाली, ये कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो समझ में आ रहा है आपको कि ये आर्मेचर ऐसे धक्का खा के इस तरह से हो गई है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि आर्मेचर को काट दिया, सॉरी स्प्लिटरिंग को काट दिया गया था बीच से, ठीक है, स्प्लिटरिंग को काट दिया गया था बीच से। ये काटा इसलिए गया था कि अगर नहीं काटा जाता तो सोचो, अगर काटा नहीं जाता, ठीक है, अगर काटा नहीं जाता तो बाद में दिक्कत हो जाती, राइट, बाद में दिक्कत होने वाली थी। मैं अब आपको बताऊंगा कि क्यों दिक्कत हो रही है। पर यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, स्प्लिटरिंग जैसे ही ऊपर जाता है, कार्बन ब्रशेज क्या हो जाते हैं, यहाँ पे कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं ब्रश के साथ। कार्बन ब्रशेज स्प्लिटरिंग के साथ कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं। यहाँ पे ब्रश का क्यों इस्तेमाल किया गया, अगर मुझे स्प्लिटरिंग को करंट ही देना था तो मैं सीधे तार जोड़ सकता था, राइट। अगर मुझे स्प्लिटरिंग को करंट देना था ताकि करंट आर्मेचर तक पहुँच पाए तो मैं सीधे तार को जोड़ सकता था, पर ब्रश क्यों। ध्यान लगाना कि अगर मैं सीधे तार को जोड़ देता तो जब स्प्लिटरिंग घूमती तो तार को भी घुमा लेती, जब स्प्लिटरिंग घूमेगी, देखो यहाँ घूम गई ना, तो तार को भी घुमा लेती। आगे हम देख रहे हैं कि और घूम जाती है, तो ऐसे तो तार उलझ के रह जाता ना, गोल 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 ऐसे हो जाता। फैन जब घूमती तो पूरा तार ऐसे ऐसे हो जाता, राइट। हो सकता है उस तरह का मोशन भी नहीं बन पाता, इसलिए हम यहाँ पे ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने साइकिल के रिम के ऊपर देखी होगी, ये साइकिल का रिम है, देखा होगा आपने कि रिम के पास एक ब्रश लगा होता है, ठीक है, ब्रश लगा होता है ताकि अगर जो व्हील है वो मोशन में ये भी है तो ये जो रिम की गंदगी है वो इस ब्रश से साफ होते रहती है। ब्रश नहीं घूमता है, ब्रश वहीं पे रहता है, रिम घूमती है और रिम साफ होते चली जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पे देखो, ब्रश नहीं घूमेगा, ये स्प्लिटरिंग घूमेगी, और स्प्लिटरिंग घूमेगी फिर भी ये ब्रश करंट हमेशा पहुँचाते रहेगा, ठीक है, करंट पहुँचाते भी रहेगा ब्रश, और ये उलझेगा भी नहीं। समझ में आ रही है, ब्रश हमने बस इसीलिए इस्तेमाल किया ताकि ये उलझे भी ना और करंट भी पहुंचाते रहे, राइट। और ये ब्रश है क्या, तो ब्रश सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है, मुलायम है, ठीक है, फ्रिक्शन लेस है, इसमें फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है, लेस मैं नहीं कहूँगा, लो फ्रिक्शन में कह सकता हूँ। ये कैसे ब्रशेज हैं, लो फ्रिक्शन ब्रशेज हैं, बहुत कम फ्रिक्शन जनरेट कर पाएंगे। अगर ज़्यादा फ्रिक्शन होता तो घूमने में परेशानी होती ना, इसलिए लो फ्रिक्शन ब्रशेस का इस्तेमाल किया जाता है। अब के DC मोटर में तो ब्रश के भी इस्तेमाल नहीं की जाती है, पर चूंकि ये बेसिक सा मोटर है इसलिए इसमें ब्रश दिया गया है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, ब्रशेज आर सेमी कंडक्टर कार्बन लो फ्रिक्शन मटेरियल, ठीक है, वो सेमी कंडक्टर है, लो फ्रिक्शन कार्बन मटेरियल है। कार्बन ग्रेफाइट होते हैं मेनली, कार्बन ग्रेफाइट होते हैं मेनली, ताकि मोशन बना रहे। इस खास पोजीशन पे जब आर्मेचर ऐसे घूम जाता है तो देखो AB वाला आर्म नीचे चला गया और CD वाला आर्म ऊपर चला गया। इस खास पोजीशन पे ब्रशेज का स्प्लिटरिंग से कांटेक्ट छूट जाएगा। अब ऐसे में क्या होगा, करंट तो अब नहीं ट्रैवल कर पाएगी। सोचो, करंट ऐसे आ रही है, करंट ऐसे आ रही है, लेकिन अब जब स्प्लिटरिंग का ब्रश से कांटेक्ट ही छूट गया है तब इस आर्मेचर में करंट जाएगी, नहीं जाएगी। तो जब इस आर्मेचर में करंट नहीं जाएगी तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे होगा। अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही रहे और करंट ना रहे तो क्या तीसरी फिजिकल क्वांटिटी आ पाएगी, फोर्स नहीं आ पाएगी। दो का होना जरूरी है, करंट भी जरूरी है, मैग्नेटिक फील्ड भी जरूरी है, पर यहाँ पे अब सिर्फ एक ही बचा। तो अब ये घूमेगी कैसे, इसको तो रुक जाना चाहिए। पर यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है इनर्शिया ऑफ मोशन का। हमने देखा है कि जब भी कोई बॉडी मोमेंटम में होती है, जैसे वो भाग रही है, कोई लड़का भाग रहा है, उसको तुरंत रुकने को बोलो कि रुक जाओ, क्या वो तुरंत रुक जाएगा क्या? वो स्टैचू तो नहीं हो सकता ना, उसे रुकने को कहा भी जाए फिर भी वो कोशिश करेगा रुकने की, पर वो कुछ देर बाद रुकेगा। क्यों? क्योंकि वो मोशन में था और एक इनर्शिया लेके चल रहा था कि अगर मैं मोशन में हूँ तो मैं मोशन में ही रहना चाहूँगा। तो अगर उसे रुकना है तो थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ी दूर जाके वो रुकेगा, जहाँ से उसने कोशिश की थी उससे और आगे जाके रुकेगा। यही बात यहाँ पे होती है। इस पर फोर्स लगातार लग रहा था ऐसे घूमने के लिए, ठीक है, ये ऐसे घूमा,
ऐसे इस तरह से घूमा, ये आर्मेचर ऊपर चला गया, लेकिन इस खास पॉइंट पे चूंकि करंट इसमें नहीं है तो फोर्स नहीं लग रहा होगा, लेकिन फिर भी एक प्रकार का इनर्शिया है इसके पास जो कहता है कि अगर तुम घूम रहे थे तो और घूम जाओ, अगर तुम घूम रहे थे तो और घूम जाओ। तो ध्यान देना, ये आर्मेचर था, ये ऐसे हुआ, इस खास पॉइंट पे करंट इसको नहीं मिल रहा है, पर फिर भी इसके पास एक इनर्शिया थी, ठीक है, इसके पास एक इनर्शिया थी, इनर्शिया या फिर कह दो मोमेंटम था, इसके पास एक मोमेंटम था जिसके कारण वो थोड़ा सा फर्दर और घूम जाता है। उसके कारण जब थोड़ा सा और घूम जाता है तब बताओ, तब तो इसके साथ कनेक्शन बन जाएगी ना। थोड़ा सा भी घूमेगा तो ये स्प्लिट रिंग इसके साथ फिर से कनेक्ट होगा कि नहीं। अब देखो थोड़ा सा घूमा, 180 डिग्री पे पहुंच गया आफ्टर हाफ रोटेशन। वहाँ पे 1/4 था, यहाँ पे हाफ रोटेशन। सोचो ये वाला आर्म जो है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, आराम से दिखेगा, ध्यान देना, ये ऐसे था ना, मैंने इसको लाल ऐसे कर दिया है, इस तरह से रेड कर दिया है, ठीक है। और जो इधर वाली होगी वो क्या होगी, ब्लू होगी, दिख रही है, ये ब्लू है, ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, ये ब्लू हो गई। अब ध्यान देना, ये रेड है ना, ये ऐसे घूमी 1/4 हुई, देखो रेड वाला नीचे है और ब्लू वाला ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण थोड़ा सा ऐसे हुआ, तो फिर ये 180 डिग्री पे आ जाएगा, जो कि नीचे दिख रहा है। अब देखो रेड वाला इधर चला गया और देखो ब्लू वाली इधर आ गई, ठीक। तो अब देख रहे हो रेड उधर चला गया, ब्लू इधर चला गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो करंट यहाँ पे तो नहीं ट्रैवल की, पर यहाँ पे तो ट्रैवल करेगी। अब करंट ऐसे ट्रैवल करेगी, ठीक है। अब कनेक्शन बन गया है, ब्रशेज कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, ब्रश स्थिर है, मूव क्या कर रही है, स्प्लिट रिंग मूव कर रही है। अब करंट इस तरह से ट्रैवल करेगी। जब करंट ऐसे ट्रैवल करेगी तो फिर से इसको नीचे की तरफ धक्का लगेगा। अगेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करना है। सोचो करंट बोर्ड के अंदर घुस रही है, करंट बोर्ड के अंदर घुस रही है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, लगा रहा हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है। देखो करंट अंदर घुस रही है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, तो फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड। यहाँ की बात करें तो करंट आपकी तरफ जा रही है, करंट आपकी तरफ गई, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ हो रही है, तो फोर्स अपवर्ड की तरफ लग रहा है, फोर्स अपवर्ड की तरफ। तो इधर फिर से एक अपवर्ड फोर्स देखने को मिलेगा, फिर से ये घूमेगी, राइट। फिर से अभी किस पोजीशन में थी, अभी ये इस पोजीशन में थी, फिर से एक धक्का लगेगा, फिर से ऐसे घूम जाएगी, राइट, फिर से ऐसे घूम जाएगी और इसी तरह से ये घूमते रहेगी, इसी तरह से ये घूमते रहेगी। अब यहाँ पे कम्यूटेटर की क्या इंपॉर्टेंस है, समझना, इस कम्यूटेटर की क्या इंपॉर्टेंस है। ये ऐसे है तो किस तरह से ये एक रोल प्ले कर रहा है, इसको पूरा एक खास प्रकार के ऐसे ऐसे गोल 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 घुमाने में। देखो यहाँ पे कैसे घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये ऐसे घूमा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, यहाँ पर तो कोई अभी मोशन ही नहीं दिख रहा है, यहाँ पे इनर्शिया के कारण भले ही घूम पाएगा, इनर्शिया के कारण घूम पाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये आर्मेचर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। समझना यहाँ पे कम्यूटेटर का काम क्या होता है, कम्यूटेटर का काम होता है करंट के डायरेक्शन को बदल देना। ऐसा ही सिंपल सा जवाब आपको लिखना होगा अगर पूछा जाए व्हाट इज कम्यूटेटर, ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर, तो सीधे बोलना कम्यूटेटर इज अ स्प्लिट रिंग विच इज अ पेयर ऑफ सर्कुलर सेमी सर्कुलर, ठीक है, स्ट्रक्चर सेमी सर्कुलर है, दो पेयर है, जोड़ा है। ये क्या करता है, अल्टर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट के डायरेक्शन को बदल देता है। यहाँ पे जब मैं लिख रहा हूँ तब शायद भले ही आपको समझ में ना आए कि करंट के डायरेक्शन को ये कैसे बदल रहा है, पर यहाँ पे आप खुद प्रूफ देख लो। जब कम्यूटेटर इस तरह से था, रेड वाली स्प्लिट रिंग यहाँ पे है, ब्लू वाली स्प्लिट रिंग यहाँ पे है, करंट कैसे चल रही है, ध्यान से देखना, करंट BADC आ रही है, देख रहे हो यहाँ पे करंट कैसे चल रही है, BADC। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे करंट चल रही है BADC, दिस इज करंट। अब आता है यहाँ पे देखो करंट कैसे चल रही है, CDAB, यहाँ पे करंट चल रही है CDAB। देखो तो करंट का डायरेक्शन ठीक अपोजिट है कि नहीं,
इस केस में हमने देखा करंट रेड वाले आर्म से होके जा रही है और ब्लू वाले आर्म से लौट रही है। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे करंट ब्लू वाले आर्म से जा रही है पर रेड वाले से लौट रही है। सीधे उल्टा हो गया, सीधे अपोजिट हो गया। पर ये अपोजिट होना जरूरी था। अगर ये अपोजिट नहीं होता तो हमें इस तरह का मोशन देखने को नहीं मिलता, इस तरह का मोशन देखने को नहीं मिलता, राइट। अगर एक ही तरह का करंट रहता, हमेशा रेड से ही जाती और ब्लू से ही आती, तब हमें कुछ ऐसा मोशन देखने को मिलता है, इस तरह से। क्या कोई ऐसा फैन आप खरीदना चाहेंगे जो इस तरह का मोशन करे, 180 डिग्री ऐसे जाए, फिर ऐसे घूम जाए, फिर ऐसे जाए, फिर ऐसे घूम जाए? इस तरह का फैन हम नहीं खरीदना चाहेंगे। हमें चाहिए कि पूरा एक कंप्लीट मोशन हो, ठीक है, एक कंप्लीट मोशन हो। तो यहाँ पे आर्मेचर को तो हमने घुमा लिया है, आर्मेचर को हमने घुमा लिया। बहुत ही नॉर्मल सा प्रिंसिपल था कि आप करंट दो, मैग्नेटिक फील्ड पहले से बनी हुई है। क्यों? क्योंकि हमने एक परमानेंट मैग्नेट लगा रखा है। मैग्नेटिक फील्ड है, करंट देनी है, एक ऐसा कम्यूटेटर डिजाइन करना है जो करंट के डायरेक्शन को हर 180 डिग्री क्या बोल सकते हैं, शिफ्ट पे टर्न कर दे। टर्न करने का मतलब बदल दे। देखो करंट क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे जा रही है, BADC से। जैसे ही 180 डिग्री टर्न हुआ, 180 डिग्री मतलब क्या होता है, हाफ रोटेशन, ठीक है। जैसे ही 180 डिग्री हुआ, हाफ रोटेशन, उसी में करंट की डायरेक्शन बदल गई। करंट की डायरेक्शन बदल गई हर हाफ रोटेशन पे। तो कम्यूटेटर का काम यही है, हर हाफ रोटेशन पे करंट के डायरेक्शन को बदल देना, जो कि जरूरी है, नहीं तो फिर आपको पूरा सर्कुलर मोशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट कम्यूटेटर डज। मैंने आर्मेचर को तो घुमा लिया, बेसिक सा थ्योरी, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। पर इस आर्मेचर से फ़ायदा क्या होगा मेरा फैन कैसे घूमेगा? तो फैन घुमाने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर एक शाफ्ट लगाइए, यहाँ पे एक शाफ्ट लगाइए, सर्कुलर शाफ्ट, ठीक है, समझ में आ रही है? यहाँ पे एक सर्कुलर शाफ्ट लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ पे एक सर्कुलर शाफ्ट लगा दीजिए। और इस शाफ्ट में, शाफ्ट क्या होता है, रॉड होता है, कुछ इस तरह का रॉड होगा, देखो इस तरह का रॉड होगा, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का रॉड होगा। यहाँ पे मैंने लगा दिया और उस रॉड में मैंने दाइने लगा दिए, ठीक है। अब बताओ, जब ये आर्मेचर घूमेगा तो शाफ्ट से क्या कनेक्टेड है, डायना कनेक्टेड है। जब शाफ्ट से डायना कनेक्टेड है तो ये डायना भी घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ना। उसी तरह यहाँ पे भी तो है शाफ्ट लगा हुआ, तो हर जगह यही हालत होगी, हर जगह। मैं बस क्या कर रहा हूँ, मैंने शाफ्ट लगाया, इस आर्मेचर के मोशन को मैंने कपल कर दिया किसके साथ, डायने के साथ। तो जब आर्मेचर घूमेगा तो मेरा डायना भी घूमेगा। डायना एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तुम्हारे लिए, तुम सामने से देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जो इंसान उधर बैठा होगा, जो इंसान डायना के उस तरफ बैठा होगा, उसके लिए कैसा होगा, उसके लिए क्लॉकवाइज होगा। तो मस्त उसे हवा तो आ रही होगी, मस्त हवा आ रही होगी। तुम्हारे लिए एंटी क्लॉकवाइज है, तुम्हें तो लग रहा होगा कि ऐसा कौन सा पंखा मैं खरीदूं जो एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू करे, ठीक है, उसमें तो फ़ायदा नहीं है ना तुम्हारा, वो तो हवा खींचेगी। पर इसके लिए तो फ़ायदा है ना, ये तो उसके सामने बैठा है, तुम्हारे लिए एंटी क्लॉकवाइज है, पर उसके लिए तो ये क्लॉकवाइज घूम रही है, मस्त हवा आएगी। तो यहाँ से आपने समझा कि इलेक्ट्रिक मोटर किस तरह से काम करती है। मेनली आपको कंपोनेंट नहीं बोलना है, आई गेस मैग्नेट तो बहुत ही सिंपल है मैग्नेट को समझना, परमानेंट मैग्नेट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्मेचर को समझना भी आसान है। ये जो आप देख रहे हो रेक्टेंगुलर कॉइल, इसको हम क्या बोल रहे हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल, ये तुम्हारी आर्मेचर है। बैटरी, पावर सप्लाई, वेरी सिंपल। स्प्लिटरिंग बहुत ज़रूरी था, 2 इक्वल सेमी सर्कुलर भागों में बांटा हुआ था। क्यों बांटा हुआ था, जरूरी है ताकि तार ना उलझ जाए, ठीक है। ब्रशेज क्या है, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है, अस्थिर है, एक जगह अस्थिर है, ये घूम नहीं रहे, ठीक है। ये स्प्लिटरिंग घूम रहे हैं और स्प्लिटरिंग से क्या कनेक्टेड है, आर्मेचर कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर आर्मेचर घूमती है तो स्प्लिटरिंग भी घूमेगी। आर्मेचर पे फोर्स लग रहा है ना, यहाँ पे डाउनवर्ड लग रहा है, यहाँ पे अपवर्ड लग रहा है, ये घूम जाएगी तो लेके स्प्लिटरिंग को भी घूम जाएगी। स्प्लिटरिंग घूम के ऐसे चला गया, अब ब्रश का कनेक्शन स्प्लिटरिंग से छूट गया। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे देख रहे हैं गैप सा बन गया है, तो करंट ट्रैवल नहीं कर पाएगा इस आर्मेचर से। तब कैसे घूमेगी, इनर्शिया, इनर्शिया के कारण ये घूमेगी। थोड़ा सा भी घूमेगी, फिर से कनेक्शन बन जाएगा,
फिर से करंट आ जाएगी इस आर्मेचर में, फिर से एक फोर्स डेवलप हो जाएगा जिसके कारण ये फर्दर घूम पाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर हाफ रोटेशन पे क्या होता है, करंट का डायरेक्शन भी बदल जाता है। यहाँ CDAB है, यहाँ पे BADC है, देख रहे हो BADC, यहाँ पे क्या है CDAB। इसको आप रिपीट पे देख सकते हैं, अदरवाइज ये चीज़ें देखो आप अक्सर भूल जाते हो, ठीक है। अभी के लिए आपको शायद समझ में आ गया हो कि इलेक्ट्रिक मोटर किस तरह से काम करती है, लेकिन 1-2 दिन के बाद शायद आप भूल जाओ। तो आप कर क्या सकते हो, आप इसे वीडियो को देख के एक अच्छा सा नोट्स बना लो जो आपको हेल्प कर पाए, और नहीं तो इसे आप फिर से देख सकते हो अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है तो। लेकिन नोट्स बहुत ही ज़रूरी है, खासकर स्प्लिटरिंग और कॉम्यूटेटर के बारे में। तो आज की क्लास शायद यहीं पे ख़त्म हो जाती है, और अगली बार हम मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए। उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की भी बात करेंगे, फैराडेज प्रिंसिपल की बात करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।